हेलो स्टूडेंट्स, हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज और स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत स्पर्म किस तरीके से बनता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी पूरी प्रोसेस को हम पढ़ते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर एक, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये है हमारे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अगर आपको याद होगा तो हमने टेस्टिस के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़े थे। इसमें बहुत सारे चैम्बर्स थे, लगभग 300 के करीब चैम्बर्स थे, और इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिलती हैं। इन चैम्बर्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिलती हैं। एक चैम्बर के अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलती हैं, और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ही आगे जाके क्या करती हैं, स्पर्म फॉर्मेशन का काम करती हैं। मतलब इसी के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। तो ये जो चैम्बर्स हैं, यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिलती हैं। फिर ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आगे जाके रेटे टेस्टिस बनाती हैं। फिर वो आगे जाके एपिडिडाइमस से कनेक्ट होती है। ये आपको दिख रही होगी कॉइल ट्यूब, बहुत कॉइल ट्यूब होती है, लगभग 6 मीटर लंबी ट्यूब होती है ये एपिडिडाइमस, जिसके अंदर लास्ट में स्पर्म ट्रांसफर होते हैं और आगे जाके ये स्पर्म डक्ट के थ्रू नेक्स्ट अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम इसकी बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की। अगर आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर याद होगा तो इसमें 2 तरीके की सेल्स हमने पढ़ी थी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की मोस्टली सेल्स होती हैं वो क्यूब शेप्ड होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, क्यूब शेप्ड होती हैं, और इनको हम जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। कुछ आपने ट्रायंगुलर शेप भी सेल्स पढ़ी थी जिनको हम सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स कहते थे। यहाँ पे वो डायग्राम क्लियर नहीं है, पहले वीडियो में हमने उसके बारे में पूरा ढंग से पढ़ा हुआ है। तो एक आइडिया मैं आपको बता रही हूँ कि ये किस तरीके से हम कहाँ से किस स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये टेस्टिस हैं। टेस्टिस के अंदर क्या होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, इन्हीं के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन का काम होता है। और स्पर्म फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, जो इसके अंदर जर्म सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्पर्म का काम करती हैं, निर्माण करती हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो ये इसका पूरा व्यू दे रखा है, टेस्टिस का एनलार्ज व्यू दे रखा है। तो ये जो जर्म सेल्स होती हैं जिनको हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के नाम से जानते हैं। ये डिवाइड होती हैं कंटिन्यूएशन में और बहुत सारी सेल्स का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, डिवाइड होती हैं और बहुत सारी सेल्स का निर्माण करती हैं। जो ये डिवाइड होके निर्माण करती हैं सेल्स का, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे भी बना हुआ है ये स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इन स्पर्मेटोगोनिया में भी 2 तरीके की स्पर्मेटोगोनियम होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया ए, स्पर्मेटोगोनिया बी। तो जो स्पर्मेटोगोनिया बी होती है वो ही आगे जाके स्पर्म फॉर्मेशन का काम करती है, और स्पर्मेटोगोनिया ए क्या करेगी, वो डिवाइड करेगी और भी नंबर में स्पर्मेटोगोनियम बनाएगी। क्लियर, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम स्पर्म फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, और स्पर्म जो फॉर्म होता है वो किसके अंदर होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के अंदर मिलती हैं। अगर हम यहाँ पे इसका इनलार्ज स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके जो लाइनिंग होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम से बनी होती है, जिसको हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के नाम से भी जानते हैं। आपको क्लियर हो रहा होगा। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स लगातार डिवाइड करती हैं और डिवीजन करके बहुत सारी सेल्स बनाती हैं। ये सेल्स क्या कहलाती हैं, स्पर्मेटोगोनियम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, स्पर्मेटोगोनियम। ये स्पर्मेटोगोनियम भी 2 तरीके की होती हैं, स्पर्मेटोगोनियम ए एंड स्पर्मेटोगोनियम बी। स्पर्मेटोगोनियम ए आगे जाके डिवाइड होके और भी नंबर में स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं, लेकिन जो स्पर्मेटोगोनिया बी है वो डिवाइड होती है और आगे जाके स्पर्म में कन्वर्ट होती है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्पर्मेटोगोनिया बी, ये वाली सेल, ये डिवाइड होगी। कौन सा डिवीजन होगा इसमें, अभी हम ये जो डिवीजन पढ़ रहे हैं ये सब माइटोसिस डिवीजन है। कौन सा डिवीजन है, माइटोसिस डिवीजन है। इसमें जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट सेल में भी पास होंगे। तो जो स्पर्मेटोगोनियम है वो डिवाइड करेगी, माइटोटिक डिवीजन होगा, और डिवीजन करके क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। एक सेल डिवाइड करेगी और 2 सेल्स बनाएगी, वो क्या कहलाएंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट
फिर डिवाइड करती है, लेकिन यहाँ पर अब मियोसिस डिवीजन होगा। आप सभी को पता है कि मियोसिस डिवीजन रिडक्शन डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन के 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस डिवीजन 1 और मियोसिस डिवीजन 2। तो मियोसिस डिवीजन जो 1 होता है उसको हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मियोसिस डिवीजन जो 1 होता है उसको हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। तो जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो आपको दिख रही है, ये वाली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये डिवाइड करेगी। कैसा डिवीजन होगा यहाँ पे? मियोसिस डिवीजन होगा। इससे पहले माइटोटिक डिवीजन हो रहा था। तो यहाँ पे अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद जो हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ये डिवाइड करके 2 सेल्स बनाएगी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इसको हम नाम देंगे। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाती है और सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाने के बाद ये किस में कन्वर्ट होती है? स्पर्म मैट्रिक्स में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये स्पर्म मैट्रिक्स मैच्योर होते हैं और मैच्योर होके क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं। तो ये तो हमने एक ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका देख लिया, हमने प्रोसेस किस तरीके से होती है। इसको थोड़ा सा और डीप में देखेंगे। ये आपको टर्म्स याद रखनी है। प्राइमोडियल जर्म सेल, प्राइमोडियल जर्म सेल्स डिवाइड हुई, माइटोटिक डिवीजन हुआ, स्पर्मेटोगोनियम बनाया। स्पर्मेटोगोनियम 2 तरीके का होता है, स्पर्मेटोगोनियम ए, स्पर्मेटोगोनियम बी। जो स्पर्मेटोगोनियम बी होगा वो डिवाइड करेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर इसमें मियोटिक डिवीजन होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर इसमें डिवीजन होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्पर्मेटिड्स। तो ये 3-4 नाम आपको याद रखने हैं इसी सीक्वेंस में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे और इसमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि कहाँ से किस तरीके से प्राइमोडियल सेल्स डिवाइड हो रही थी और क्या बना रही थी? स्पर्मेटोगोनियम बना रही थी। अब हम यहाँ से स्पर्मेटोगोनियम से इसको स्टडी करेंगे। तो अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, हम उसको 4 फेजेस में बांट सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम क्या करते हैं? 4 फेजेस में या 4 स्टेप्स में बांटते हैं। पहला स्टेप्स कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा कहलाएगा ग्रोथ फेज, तीसरा कहलाता है मैचुरेशन फेज और जो लास्ट वाला है उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 फेजेस होते हैं। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, तीसरा मैचुरेशन फेज और जो चौथा है उसको हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ये तो फेजेस हो गए। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से सेल्स डिवाइड हो रही हैं और कौन सा स्ट्रक्चर बना रही हैं। तो हमको पता था प्राइमोडियल सेल जो यहाँ पे नहीं दिखाई हुई हैं, प्राइमोडियल सेल्स डिवाइड करती हैं और स्पर्मेटोगोनियम बनाती हैं, स्पर्मेटोगोनियम ए और स्पर्मेटोगोनियम बी। स्पर्मेटोगोनियम बी आगे फर्दर डिवीजन करके स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोगोनियम है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। किस में कन्वर्ट होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड कर रहा है और क्या बना रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इस फेज को हम मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। यहाँ पे ये डिवीजन करेगा और क्या बनाएगा? माइटोसिस डिवीजन करके बहुत सारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम है जो डिवाइड कर रहे हैं और क्या करेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना रहे हैं। तो इस फेज को हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेशन फेज। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये पहले ग्रोथ करेगी, बड़ी होगी, अपने अंदर साइटोप्लाज्म एक्युमुलेट करेगी, डिवीजन के लिए तैयार होगी। ठीक है, और इनलार्ज होगी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इस फेज को हम ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्योंकि यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन से बनी है तो इसमें भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? टोटल 46 होते हैं। तो यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम होंगे। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये कौन से डिवीजन के लिए जाएगी? ये मियोसिस डिवीजन के लिए जाती है और फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। ये क्या करेगी? ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे हाफ हो जाएंगे और डिवाइड करके 2 डॉटर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करेगी। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ हाफ हो गए, यहाँ 2n थे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? n हो जाएंगे। यहाँ 46 थे, ये कितने हो जाएंगे? 23। फिर ये डिवाइड करेगी, अपना सेकेंड मियोसिस डिवीजन कंप्लीट करेगी
और क्या करेगी, सेकंड मियोसिस डिवीजन करके एक सेल ये 2 में कन्वर्ट हो गई, ये भी एक सेल 2 में कन्वर्ट हो गई। टोटल कितनी बन गई, ये एक सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 सेल्स बनी। ये सेल्स क्या कहलाती हैं, स्पर्मेटिड्स कहलाती हैं। ठीक है, तो इस फेज को हम क्या कहेंगे, मैचुरेशन फेज कहेंगे। कौन सा फेज, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनने से लेकर स्पर्मेटिड्स बनने तक का जो फेज है, मियोसिस 1 से लेकर सेकंड तक का जो फेज है वो हमारा मैचुरेशन फेज कहलाता है। इसके बाद जो स्पर्मेटिड्स हैं, क्योंकि एक सर्कुलर सेल हैं, नॉन मोटाइल सेल्स हैं, ये मूव नहीं कर सकती हैं, इनमें और स्ट्रक्चर्स भी नहीं है, तो इनमें कन्वर्जन होगा या हम कह सकते हैं मेटामॉर्फोसिस होगा, और उसके बाद ये ऐसे लंबे स्ट्रक्चर में, टैडपोल जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसको हम स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म के नाम से भी जानते हैं। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस का ही एक पार्ट है। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पर्मेटोजेनेसिस ये पूरी प्रोसेस है, और स्पर्मियोजेनेसिस कौन सी प्रोसेस है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस कहलाती है उसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या क्या होगा, इसमें एक्रोसोम बनेगा और टेल का फॉर्मेशन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे। तो ये सारे जो चेंजेस हैं ये इसमें स्पर्मियोजेनेसिस में होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर स्टडी करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम मेनली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये हेड रीजन, और ये छोटा सा यहाँ पे नेक रीजन, और ये इधर ये जो जाली जैसी संरचना दिख रही है इसको हम मिडिल पीस बोलते हैं, और ये लंबी स्ट्रक्चर जो दिख रही है इसको हम बोलते हैं टेल। दोबारा से सुन लीजिए, इसको हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं स्पर्म की बॉडी को। पहला जो ये दिख रहा है आपको, ये हेड रीजन, ये छोटा सा ये नेक रीजन, इसको हम मिडिल पीस बोलते हैं, और ये हमारा टेल रीजन है स्पर्म का। तो अगर हम हेड रीजन की बात करें तो हेड रीजन चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, और इसके टिप पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम का काम क्या होता है, एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम जो एग की मेम्ब्रेन होती है उसको डिसॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, तो ये एक्रोसोम है, क्या कैरी कर रहा है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कैरी करता है। और ये आपको दिख रहा होगा एक बहुत बड़ा सा एक्टिव न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोमल मटेरियल होगा। ठीक है, मेल क्रोमोसोमल मटेरियल। और उसके बाद ये जो छोटा सा नेक रीजन है इसके अंदर सेंट्रियोल होता है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, सेंट्रियोल होता है। ये सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है। हमको पता था जब एग रिलीज होता है तो वो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में रिलीज होता है। ठीक है, अभी वो एग नहीं बना है, जब ओवरी से रिलीज हो रहा है तो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में रिलीज हो रहा है, उसमें एक डिवीजन और रह गया है जो होना होता है। तो ये सेंट्रियोल उसको डिवाइड करने में हेल्प करता है। तो जब ये स्पर्म उसको फर्टिलाइज करेगा तभी जाके उसके अंदर फाइनल डिवीजन होगा और एग रिलीज होगा। तो जो सेंट्रियोल है वो किस रीजन में मिलता है, इस नेक रीजन के अंदर पाया जाता है। उसके बाद जो ये लंबा सा पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम मिडिल पीस बोलते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो क्या करते हैं, इसको हेल्प करते हैं स्पर्म को क्या करने के लिए, मूवमेंट के लिए। किसके लिए, मूवमेंट के लिए, क्योंकि इसको बहुत मूव करना पड़ता है, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये क्या करता है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, इसको स्विम करने के लिए या मूव करने के लिए। उसके बाद जो ये रीजन है जिसको हम टेल बोलते हैं, टेल भी इसको हेल्प करती है मूव करने के लिए और डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है। आज हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को पूरा पढ़ा। इसको आप अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी बना के अच्छे से स्टडी करिए। थैंक यू।